तो संविधान सभा किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, किस प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आया था ये, और संविधान सभा के गठन का आधार बना, और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर कभी प्रश्न आए कि पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को कब स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो वो अगस्त प्रस्ताव था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव कोई बताएगा? कोई भी? 8 अगस्त 1940। हाँ, गुड। 8 अगस्त 1940 को, इसको अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, अगस्त प्रस्ताव। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, जो भारतीयों को लुभाने के लिए था, लेकिन फिर भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद क्रिस प्रस्ताव आता है, क्रिस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। देखो ये 1942 में, मार्च 1942 में क्रिस प्रस्ताव आता है। क्रिस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा। जबकि क्रिस प्रस्ताव की बात करें तो क्रिस प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव से ज़्यादा बेहतर था, फिर भी क्रिस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि हमें भविष्य के वादों से हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वर्तमान में चाहिए स्वतंत्रता। ठीक है, तो क्रिस प्रस्ताव को इसी वजह से अस्वीकृति दी जाती है, अस्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद सभी, क्योंकि देखो इसमें रीजन क्या था कि सारे प्रावधान जो भी दिए दिए जाने थे वो युद्ध के पश्चात दिए जाने थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और अंग्रेज चाहते थे, ब्रिटिश सरकार चाहती थी किसी तरीके से भारतीयों का सपोर्ट मिले, और भारतीय सपोर्ट करना नहीं चाह रहे थे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने तो क्रिस प्रस्ताव को डायरेक्टली मना कर दिया था। और यहाँ तक कि गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है, आगे चलकर जो है ब्रिटेन में चुनाव हुए, इलेक्शन हुए। अब वहाँ पर इलेक्शन हुए तो दो पार्टियां थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, और एक लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका नाम था क्या? चर्चिल। तो लेबर पार्टी से जो थे वो थे एटली, क्लीमेंट एटली। होता क्या है, चर्चिल बहुत चर्चा में थे, चर्चिल बहुत अनाउंसमेंट कर रहे थे, बहुत प्रचार प्रसार कर रहे थे कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध हमारी वजह से जीते हैं। ये युद्ध की बातें कर रहे थे, एटली युद्ध की बात नहीं कर रहे थे। एटली कह रहे थे कि हमें शांति चाहिए, हमें किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं चाहिए। तो लोगों को शांति प्रिय बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। परिणाम आया, एटली विजयी हुए, और जो चर्चिल जो चर्चा में थे हार जाते हैं। एटली की सरकार बनी। ठीक है, और एटली की ही जो जो कैबिनेट थी, उसी से कुछ मंत्री थे, कुछ जो लोग थे, उनको यहाँ भेजा गया था, और उसी प्लान को बोला जाता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और इसी प्लान के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। देखो, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया। ब्रिटेन में 1945 के आम चुनाव में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी है। देखो, लेबर पार्टी, एटली किस पार्टी से थे? एटली थे लेबर पार्टी से। मार्च 1946 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स
ये वहाँ का निचला सदन है, और वहाँ का जो उच्च सदन है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, और ये था निम्न सदन। तो भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, एटली ने कहा है निचले सदन में, और इसके लिए 3 सदस्यों का मिशन भेजा गया था। इसी को कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया है। और ये 3 सदस्य कौन कौन थे आपको पता ही है, यहाँ पे क्वेश्चन इस जगह से कई बार बना है क्वेश्चन, कि पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख, स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब कैबिनेट मिशन प्लान के प्रावधान क्या क्या थे? संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। आज भी देखो ये प्रोसीजर है, ये चीज आज भी है कि 10 लाख पर एक सांसद चुना जाता है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, 389। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि भाई 389 ही क्यों? एक और बढ़ा देते तो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती, 300 नंबर याद करने में आसानी हो जाती। भाई 300 कर लेते, 400 कर लेते, 389 ही क्यों? क्योंकि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को लेना है, और उस समय की लगभग पॉपुलेशन थी 10 करोड़, जिसकी वजह से ये संख्या है 389 निश्चित की गई, 389 निश्चित की गई। अब संविधान सभा की संरचना की बात करें तो 389 सदस्य थे, निश्चित किए गए। इन्होंने बोला कि 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, यहाँ से चुने जाएंगे। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब समझ रहे, जैसे आज का यूटी केंद्र शासित प्रदेश, उसी तरीके से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर मेरवाड़ा ये पूरा एक है, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है। और 93 देशी रियासतें। तो देशी रियासतों से, हालांकि देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया कि भाई हम संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाह रहे थे, तो इसी वजह से जो है ये नहीं चाह रहे थे भाग लेना। और 292, अब बात करते हैं, देखो अब जोड़ लो। अब जब 292 से जब 292 को जोड़ो, 292 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए, तो ये कितने हो गए? 296। अब ये तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे तो इनको जोड़ेंगे नहीं। अब इलेक्शन कितनी सीटों पे होगा? 296 पर। 296 पर जब इलेक्शन हुआ तो 208 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली, 73 जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग ने जीत ली, 15 सीटें जो है अन्य छोटे छोटे दल थे उन्होंने जीत ली। कुल मिलाकर ये परिणाम देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोग क्या क्या काम करोगे? ये 15 की 15 महिलाएं कौन कौन थी, याद कर लेना पूरा कि 15 महिलाएं कौन सी थी। अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और कुल सदस्य कितने थे? 13। अब यहाँ थोड़ा सा बात ध्यान देने की बात ये है कि 13 सदस्य थे, फिर ये 15, ये 5 फिर मुस्लिम लीग के शामिल हुए। तो यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि ये 13 सदस्य शामिल होने वाले थे कांग्रेस पार्टी से टोटल पूरे, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी, मुस्लिम लीग शामिल नहीं होना चाह रही थी। जब ये 13 सदस्य थे तो 13 सदस्य पूरे कांग्रेस पार्टी से। फिर होता क्या है कि माउंटबेटन द्वारा मुस्लिम लीग को मनाया जाता है, बोला जाता है शामिल होने के लिए अंतरिम सरकार में, तो मुस्लिम लीग शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है कि ठीक है चलो हम शामिल होंगे, ठीक है। होता क्या है कि अब 13 में से जो 3 सदस्य थे उनसे इस्तीफा लिया जाता है, उनसे रिजाइन करा दिया जाता है। बचे कितने? 10। और मुस्लिम लीग के सदस्य कितने शामिल होते हैं? 5। टोटल कितने हुए? 15। तो अंतरिम सरकार में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो कितने सदस्य शामिल हुए थे? 15।
और इन 15 सदस्यों में 5 सदस्य किसके हैं? मुस्लिम लीग के। तो प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है, लेकिन वायसराय के समझाने पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। कांग्रेस के जो 3 सदस्य थे वो इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। वही सारी बातें हैं, और 15 सदस्य टोटल यहाँ पर अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। और 3 सदस्य जो इस्तीफा देते हैं वो कौन कौन है? सैयद अली जाहिर, शरद चंद्र बोस और सर आफत अहमद खां, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे 3 सदस्यों द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। अब बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल जो तैयार हुआ था। अध्यक्ष थे माउंटबेटन, उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सबको देखो विभाग दिए गए हैं। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है वल्लभ भाई पटेल को। उद्योग मंत्रालय जो दिया गया है वो है जॉन मथाई को। और रक्षा मंत्री किसको? बलदेव। भाई बल से ही तो रक्षा होगी, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो रक्षा मंत्री बलदेव। शिक्षा मंत्री कौन है? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। कार्य और खनन जो बंदरगाह जो किसके पास है? CH भाभा के पास। और खाद्य और कृषि मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे विभाग किसके पास है? आशफ अली के पास। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। वित्त मंत्रालय लियाकत अली। वाणिज्य मंत्रालय आई चुंदरीगर। संचार विभाग अब्दुल रब निस्तार। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजनफर अली खां। तो ये सारे के सारे आपको किसको विभाग कौन सा मिला है, ठीक है। सीधे सीधे ये मैचिंग में बनाकर पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं संविधान सभा के गठन की, कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय के मस्तिष्क में आया। तो M.N. राय ने प्रस्तुत किया था ये संविधान सभा का जो विचार था, सबसे पहले इन्होंने M.N. राय ने। और संविधान सभा का जो व्यवहारिक रूप है, संविधान सभा को व्यवहारिक रूप किसने दिया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था, ये बात कर चुके हैं। और इस मिशन के सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। कब होता है? नवंबर 1946 को। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और संविधान सभा कैसा निकाय थी? बहुदलीय निकाय। अब देखो एक कुछ इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। देखो डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने जाते हैं। जब पूर्वी बंगाल से चुने जाते हैं तो भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन होता है तो पूर्वी बंगाल चला जाता है पाकिस्तान में। अब जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला जाता है तो अब अंबेडकर जी को कैसे लेंगे? अब अंबेडकर जी के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनको तो लेना बहुत जरूरी है। फिर क्या किया जाता है? अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी से जो पूना संसदीय जो सीट थी, पूना संसदीय सीट से जो M.R. जयकर थे, इनसे त्यागपत्र लिया जाता है, इनसे त्यागपत्र दिलाया जाता है। तो त्यागपत्र दिला के सीट रिक्त कर दी जाती है। देखो उस टाइम के लोग इजीली वे में त्यागपत्र दे देते थे। आज के टाइम पे तो कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उपचुनाव के द्वारा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल किया गया, ठीक है। संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग रखी। यही तो दिक्कत थी कि मुस्लिम लीग ने जब अपनी स्थिति कमजोर देखी और निर्वाचित संविधान सभा का इन्होंने बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? कई बार क्वेश्चन आता है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दिल्ली में संपन्न हुई। अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली जाती है? फ्रांस से ली जाती है, कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति को बना दो अस्थायी तौर पर अध्यक्ष, फ्रांस से। S.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। पहली जो बैठक होती है उसमें 207 सदस्य शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती नहीं है। फिर दोबारा से जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो पहले स्थायी अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो? यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? यस सर। ठीक।
तो 11 दिसंबर को देखो पहली बैठक, 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को। देखो एक एक दिन का गैप ले रहे हैं, 9 के बाद 10, 10 के बाद फिर 11 को ले ली बैठक, 11 के बाद फिर 12 के गैप किया है, फिर 13 को फिर बैठक होगी, तीसरी बैठक। ठीक है, यहाँ देखो उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार कौन है, BN राव, इनको नियुक्त किया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव देख रहे हो, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिल रही है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकृति दे दी जाती है, और यही बाद में प्रस्तावना का अंग बनी। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन भी किया जाता है। देखो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि प्रारूप समिति, इसी को पांडुलिखन समिति भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर PR अम्बेडकर जी। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघ संघ जहां लग जाए समझ लेना, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय से पटेल याद रखना, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति वल्लभ भाई पटेल ही हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन है, HC मुखर्जी। ठीक है, झंडा समिति, भाई झंडा कहाँ लगाओगे, रियासत पर, तो रियासत का क्या होगा, संचालन, संचालन होगा किस तरीके से, नियमों से, ऐसे बना लो, कौन है, राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो देखो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अन्य सदस्यों में N गोपालास्वामी अयंगर, याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन। तो N गोपालास्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव। N माधव राव किसकी जगह पे आ रहे हैं, BL मित्र की जगह पे, क्योंकि बीमार पड़ गए थे, इन्होंने बीमारी की वजह से इस्तीफा दे दिया था। TT कृष्णामाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने TT कृष्णामाचारी जो है ये आ जाते हैं। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, देखो गोपाल कृष्ण माधव कृष्ण, देख रहे हो किसके पर्यायवाची हैं, कृष्ण की तो हैं। 1 2 3 4 लोग तो ऐसे मिल गए, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, तो ऐसे बना के इनको याद कर सकते हो। ठीक है, मित्र की जगह पे कौन आए, तो माधव, है ना, ऐसे बना लो। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो प्रारूप समिति जो बनी है, कोई भी कमेटी बनी है तो वो रिपोर्ट तो देगी। तो 21 फरवरी 1948 को, चलो ये बताओ 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, किसी को पता है, नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए बताया मैंने। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया है, जिसमें कुल 141 बैठकें। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का क्या, संविधान का शिल्पकार या आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया जाता है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। ठीक है,
अतः गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है। चौबीस जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ राजेंद्र प्रसाद हो गया। पिंगाली वैंकैया राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था इन्होंने। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं। ठीक है। 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। ये फैक्ट है, ये आपको याद करने हैं। ठीक है। संविधान सभा एक विधायिका की तरह कार्य करती थी। जब विधायिका की तरह कार्य करती थी तब कौन अध्यक्षता करता था? कोई बताएगा? जीवी मावलंकर। कौन करते थे अध्यक्षता? जीवी मावलंकर। ठीक है। कहते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और जब संविधान बनाने की बारी आती थी तब अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, देश के लिए आम कानून बनाने की बारी आती थी, विधायिका की तरह बैठक होती थी, तब अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। और जब संविधान बनाने की बारी आती थी संविधान पर, ठीक है, तो अध्यक्षता करते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा।